नमस्कार, न्यूज़ अवर 24 में आपका स्वागत है। एक तरफ प्रयागराज में जहां पर महाकुंभ चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि दिल्ली में अब चुनाव हो चुके हैं। यानी कि यहां पर मतदान तो हो चुका है, लेकिन अब उसके बाद सबकी नजर है और सबको इंतजार है 8 फरवरी को आने वाले रिजल्ट का। वैसे पिछली बार 3 बार से यहां पर आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल अपनी यहां पर सरकार बनाते हुए आए हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद यहां पर थोड़ा सा मुश्किल तो लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल यहां पर अपनी पार्टी बना पाएंगे, क्योंकि आप देखें कि यहां पर बीजेपी इस बार पूरी तरीके से जोर शोर में है और लगातार जो पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें कुछ इस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं कि बीजेपी ने एन मूवमेंट पर पता नहीं कौन से ऐसे दाव खेले हैं कि वहां पर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। खैर, इन सबको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस चर्चा को और आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ में है न्यूज़ अवर 24 और प्रबोधन रिसर्च ग्रुप के फाउंडर विनोद जी जोशी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ अवर 24 में। इससे पहले भी हम कई बार जो है कई चुनाव पर यहाँ पर बातचीत कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, और लगातार जिस तरीके से प्रबोधन रिसर्च ग्रुप द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं वो कई बार यहाँ पर सीटों को लेकर भी, सत्ता को लेकर भी और कैंडिडेट को लेकर भी कई जो फीसदी है वहां पर बिल्कुल सटीक बैठे हैं। फिलहाल अब दिल्ली में जो है यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है और मुख्य जो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हम टक्कर की, तो वैसे तो बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में है यहाँ पर। मैं आपका क्या कुछ कहना है? फिलहाल ओवरऑल हम बात कर लेते हैं कि चुनाव को लेकर माहौल जो आपने जिस तरीके से देखा है वो माहौल क्या कहता है। उसके बाद हम धीरे धीरे कुछ जो बड़ी सीटें उन पर भी बात करेंगे और फिर फाइनली हम आपसे ये भी जानेंगे कि आखिर यहाँ पर जो है सत्ता आखिर जो है किसके हाथ में आने वाली है। नमस्कार जी। जिस प्रकार से दिल्ली में आज एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं सभी टेलीविज़नों पर, वैसे ही न्यूज़ अफेयर पर भी आज यहाँ एग्जिट पोल में आए हुए हैं। जहाँ तक सवाल है दिल्ली में, तो पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार रही है और केजरीवाल को एकदम भारी बहुमत मिला हुआ है। अब पिछले 5 सालों में जिस प्रकार से काफ़ी उतार चढ़ाव हुए, उलटफेर हुए, और जहाँ तक सवाल है केजरीवाल का, जो कि जेल में भी गए और कई उनके दूसरे मंत्री भी जेल में गए, उसका भी प्रभाव, और कुंभ मेले का प्रभाव। इसके बाद अभी अभी जो बजट आया उसमें मैंने देखा कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको बहुत सारा फायदा हुआ और उसका लाभ जो उनको मिला उसका भी असर गिरेगा। और कुल मिलाकर मैंने देखा कि इस बार कांग्रेस ने भी बहुत जोर शोर से उनका, सबसे पहले तो दिल्ली में उन्होंने अपने कई सालों से 15 सालों से जो कार्यालय जो स्थापित हो रहा था उसका उद्घाटन भी इस बार ही किया उन्होंने, और इस प्रकार से उन्होंने भी एक ताकत लगाई। यहाँ 3 पार्टियां हैं। पिछली बार केजरीवाल जो 2015 और 2020 में जीते थे, उसमें मुख्य यदि इसमें सपोर्ट यानी मुख्य हाथ किसका था, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ कांग्रेस के जो 25% वोट मिलते हैं वो कभी 20% वोट आम आदमी पार्टी की तरफ गए, जिसके कारण बीजेपी को हार झेलनी पड़ी और बहुत ज़्यादा बहुमत मिला। वही 20% वोट अब देखना है कि वो कांग्रेस पूरा लेती है अथवा नहीं। अब तक जो हमारा हिसाब किताब है उसमें मुझे लग रहा है कि लगभग 25% वोट की जगह 22.5% वोट कांग्रेस को मिल रहे हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें वो लगभग काफ़ी सीटें भी, कुछ सीटें जीत रही है, लेकिन जितनी सीटें जीतती है उससे डबल वो हरा देती है आम आदमी पार्टी को। ये खास इस दिल्ली के चुनाव में देखा गया। यहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार जो वोट मिले थे 38.5%, उसमें यदि कोई वृद्धि नहीं हो, यदि बढ़त नहीं हो, तो भी केजरीवाल के वोटों में कमी, जो भारी कमी होगी कांग्रेस के यहाँ चुनाव लड़ने से जी, वो उसका असर होगा। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस बार कोई न कोई आश्चर्यचकित रिजल्ट निकलेगा। वैसे विनोद सर, बीजेपी जो है हर बार जो है यहाँ पर कुछ आश्चर्यचकित करने वाले आंकड़े ही यहाँ पर प्रस्तुत करती है, और इससे पहले जैसे कि पंजाब चुनाव भी हुए तो उससे पहले कश्मीर को लेकर भी हमने यहाँ पर बात की थी। इसके अलावा महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भी हम बैठे थे और हमने एग्जिट पोल यहाँ पर दिए थे, लेकिन वाकई में जो आंकड़े हैं तो बड़े चौंकाने वाले हो जाते हैं। वैसे सीटें तो इसमें काफ़ी 70 सीटों पर, क्योंकि एक ही फेज में यहाँ पर जो है चुनाव पूरे हो चुके हैं और अब
जो फाइनल रिजल्ट है उसका इंतजार किया जाए। लेकिन अगर हम सबसे बड़ी मुख्य सीटों की हम कुछ जो है वो यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, जिसके अंदर में जो नई दिल्ली की जो बड़ी खास सीट है उसके अंदर में केजरीवाल तो खैर है ही, उनके सामने अगर हम बात करें यहाँ पर बीजेपी से तो परवेश शर्मा है और वहाँ पर संदीप दीक्षित भी है। इन तीनों को लेकर जो है इस पर थोड़ा सा आप जो है इस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि क्या लगता है नई दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल, संदीप दीक्षित और तीसरे हैं प्रवेश वर्मा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ जैसे जैसे संदीप दीक्षित वोट अपना आधार बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे केजरीवाल का माइनस पॉइंट हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा जो अंदाज है, क्योंकि वहां पर जिस नई दिल्ली क्षेत्र में सबसे ज्यादा कर्मचारी रहते हैं और कर्मचारियों को फायदा जबरदस्त दिया है बजट में, तो बजट के बाद हमने एक सर्वे किया, उसमें हमको ऐसा लगा कि कर्मचारी काफी खुश हैं और मुझे वहां पर केजरीवाल की हार दिख रही है, जिससे कि बहुत कम वोटों से हार हो रही है, ऐसा मुझे अनुमान लग रहा है। देखिए ये तो फिलहाल एक बड़ी सीट जो है नई दिल्ली की। इसके अलावा कालका जी वाली जो सीट है वो भी काफ़ी अहम सीट है, क्योंकि यहाँ पर खुद जो आतिशी है वो यहाँ पर चुनाव मैदान में, उनके साथ में जो है रमेश बिदूड़ी काफ़ी चर्चित भी हैं, बीजेपी को लेकर चर्चित भी है और विवादों में भी है, और उनका अपना अलग अंदाज है। लेकिन अलका लांबा मुझे लगता है कि काफ़ी जो है मुख्य सीट है, क्योंकि तीनों ही कैंडिडेट जो है यहाँ पर काफ़ी मजबूत से यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फिर वही बात हो गई, जैसे केजरीवाल को दीक्षित ने दीक्षित जैसे डैमेज कर रहा है, वैसे वैसे आतिशी को लांबा, जो कि बहुत ही महिलाओं में बहुत ही बिल्कुल मजबूत चेहरा एक्टिव लेडी है, जो कि अभी पहले शायद आप पार्टी में ही थी और कांग्रेस में आई, तो मुझे लग रहा है कि वो जितना डैमेज करेगी ऐसा ही विदुड़ी को फायदा होगा। और यहाँ पे भी मुझे डर लग रहा है कि आतिशी मुख्यमंत्री होकर भी यहाँ हार का सामना कर सकती है। देखिए यहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ तो चल ही रहा है, साथ के साथ में हम एक बड़ी चर्चा यहाँ पर हम कर रहे हैं न्यूज़ 24 पर, क्योंकि एग्जिट पोल की यहाँ पर बात हो रही है। हम बात कर लेंगे यहाँ पर जंगपुरा की जो सीट है, जिसमें मनीष सिसोदिया, उसके अलावा तजिंदर सिंह जो है और फिर फरहाद सूरी यहाँ पर हैं। तो यह समीकरण किस तरीके से यहाँ पर रहने वाले हैं, अगर हम मुस्लिम वोटर्स को भी यहाँ अगर साथ के साथ लेकर चले तो? मुस्लिम वोटर का फायदा मिल रहा है जंगपुरा में आम आदमी पार्टी को। मुझे लग रहा है मनीष सिसोदिया यहाँ हमारे जो सर्वे के हिसाब से जीत रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये सीट आम आदमी पार्टी निकाल देगी। सीमापुरी की जो सीट है यहाँ पर में, जिसमें वीर सिंह धिंगर हैं, उसके अलावा कुमारी रिंकू और राजेश सिसोदिया, मैं क्योंकि हम यहाँ पर जो है कुछ खास जो चर्चित सीटें हैं हम उनकी बात करें, उसके अलावा ओवरऑल जो 70 सीटें उसके आंकड़े तो खैर हम यहाँ पर अंत में जो है विनोद जी जोशी से पूछेंगे कि वो हमको बताएंगे कि कहाँ पर जो है बीजेपी स्टैंड करने वाली है, क्या आप पार्टी फिर से सत्ता में काबिज होने वाली है, वो हम अंतिम आंकड़े जरूर पूछेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपसे यहाँ पे सीमापुरी जो सीट है, जिसमें वीरपुर धिंगर है, कुमारी रिंकू, उसके अलावा राजेश लिलोटिया जो है वो यहाँ पर चुनाव मैदान है, इनको किस तरीके से देखते हैं तीनों चेहरों का? तीनों चेहरों का मुझे इस सीट के बारे में थोड़ा इतना अनुमान नहीं है जी, क्योंकि मुझे वहां पे मैं खुद नहीं गया था जी। और चलिए रोहतास नगर की जो सीट है, रोहतास नगर की जो एक सीट है, मैं उसकी बात कर लेते हैं। वहां पर जैसे सरिता सिंह है और तिजेंद्र महाजन और सुरेश बाली चौहान जो है, यहाँ पर 3 जो है ये सीटें। उसके अलावा सिलमपुरा पर जुबैर अहमद है, अनिल गौर, अब्दुल रहमान की एक सीट है, हम उसकी बात भी यहाँ पर कर सकते हैं। टोटल जो मुस्लिम सीटें हैं उसमें बड़ा एक टफ फाइट है। एमआईएम कितने वोट खाती है, एमआईएम कितना वोट लेती है, उसके ऊपर पूरा दारोमदार है आम आदमी पार्टी का। लेकिन हमने अब तक ऐसा देखा है कि वहां पर कांग्रेस भी काफी आगे बढ़ रही है। कई जगह पे मुस्लिम जहां मतदाता हैं, सीलमपुर और तुम्हारा ये मुस्तफाबाद की सीटें भी हैं, मुस्तफाबाद, जाफराबाद, ऐसा कुछ सीटों पे 100% मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की भी विजय हो सकती है। ऐसी 2-3 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर मुस्लिम भी मतदाता इस बार आम आदमी पार्टी से नाराज है, ऐसा दिखा। गांधीनगर की जो सीट है विनोद सर, यहाँ पर नवीन चौधरी, अरविंदर सिंह लवली और कमल अरोड़ा जो है यहाँ पर मैदान में है। यहाँ पर में तो क्या लगता है कि आपको लगता है कि जिस तरीके से अरविंदर सिंह लवली जो है एक मजबूत कैंडिडेट है? कभी कांग्रेस के बहुत ही कद्दावर नेता हैं लवली सिंह, वो बीजेपी में शामिल हुए और उन्होंने देखा कि कांग्रेस का भविष्य दिल्ली में कम से कम नहीं है, तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और अब भारतीय जनता पार्टी से लवली सिंह, जो बहुत ही अच्छे युवा नेता, मतलब प्रभावी नेता हैं, और उनके जीतने की संभावना ज़्यादा है। विनोद सर, यहाँ पर आप कुछ खास सीटें हैं जिस तरीके से उन पर हमने यहाँ पर चर्चा की, मुझे आप थोड़ा सा ये भी समझाएं यहाँ पर कि
अगर बीजेपी ने जब भी जो है चुनाव अगर जीते हैं या उनकी जो स्ट्रेटजी रही है, या तो ऐन वक्त पर जाकर जो है कुछ अलग तरीके से जो है उनके दाव हैं वो उनको यहाँ पर सत्ता में काबिज कर देते। फिलहाल प्रयागराज महाकुंभ यहाँ पर चल रहा है, करोड़ों लोग यहाँ पर पहुंचे। सनातन और हिंदुत्व को लेकर जो है हमेशा जो बिगुल अगर बजाया तो वो यहाँ पर बीजेपी ने बजाया। इस चुनाव को लेकर कितना असर मानते हैं आप दिल्ली चुनाव को लेकर? महाकुंभ का असर बिल्कुल गिरेगा, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है जी। और एक उस दिन का छोड़ के जिस दिन मौनी अमावस्या के दिन का कोई हादसा हुआ, वो हादसा करवाया गया या हुआ वो तो बाद में जांच की बात है, लेकिन टोटल पूरे 1.5 महीने से जो चल रहा है कुंभ, 1.5 महीने तक चलेगा, उसका प्रभाव निश्चित रूप से दिल्ली के इलेक्शन में पड़ने वाला है। और दूसरा, एक केजरीवाल जब जेल में गए उसका भी असर इस बार केजरीवाल को थोड़ा माइनस पॉइंट होगा ही। केजरीवाल का शीश महल जिस तरीके से जो है वो विवाद भी रहा, तो वो भी ध्वस्त होता कहीं नजर आ रहा है। निश्चित रूप से उसका भी प्रभाव पड़ेगा शीश महल का। और एक मालीवाल कांड भी है, स्वाति मालीवाल जो प्रॉब्लम हुई थी उनके पीए द्वारा, उसका भी असर गिरेगा। और उन्होंने बहुत सारी कमजोरियां आम आदमी पार्टी की बहुत ही विस्तृत तरीके से इस चुनाव में भाषणों में भी दी है उन्होंने। और मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से इस बार मुश्किल होगा आम आदमी पार्टी को जीतना। स्वाति मालीवाला बिल्कुल यहाँ पर लगातार, क्योंकि खुद जो राज्यसभा सांसद है आप पार्टी से, उसके बावजूद जो है आप देखें कि जैसे ही आतिशी को जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने जेल से आने के बाद में जो है मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद से जो एक आपस का जो विरोधाभास है या यूं कहें कि अंतरकलह जो था यहाँ पर आम आदमी पार्टी का, मुझे लगता है वो भी एक यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है निकला खाने दिख ही रहा है। बिल्कुल, जिसमें 8 विधायक आम आदमी पार्टी के वो बीजेपी में शामिल हो गए, जो पिछली बार जीते थे जी। वो 8 विधायक है वो बीजेपी में जीत गए, अब बीजेपी में आ गए हैं। और ये टिकट बंटवारे के बाद आए, इसलिए उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन वो पूरी तरह से प्रचार प्रसार में शामिल हैं, तो ये भी एक असर गिरेगा। और एक जो लास्ट में बोल रहा हूं कि बजट का बहुत भारी प्रभाव, मुझे नहीं लगता कि हर बार मैंने देखा कि 2 लाख यदि इनकम टैक्स माफ है तो 2.5 लाख करते हैं, 2.25 लाख करे, कभी 3 लाख, इस प्रकार से। लेकिन अभी जो जंप मिला है, शायद 12 लाख ऊपर तक पहुंच चुका है। अब तक के कोई भी बजट में इतना जंप नहीं मिला है, जो कि मध्यम वर्गीय को सीधा फायदा है। जैसे 1 लाख का जिसका पेमेंट है उसको सीधा 1 लाख रुपये पूरे साल का उसको प्रॉफिट है, मतलब फायदा हो रहा है उस मध्यम वर्गीय परिवार को। तो ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लग रहा है कि इसका असर भी दिल्ली में पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा 40 लाख कर्मचारी रहते हैं। 40 लाख कर्मचारी वोट डालने भी जाएंगे जी, सबसे ज्यादा ये असर भी गिरेगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ तो उलटफेर होने की संभावना है। तो आंकड़े जो हैं वो सामने आ ही जाएंगे, क्योंकि अभी वोटिंग यहाँ पर हुई है, लेकिन कितने प्रतिशत लोगों ने यहाँ पर जो है मतदान किया, 40 लाख जो आप कार्मिक यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि अभी जो है आज जिस तरीके से जो है मतदान यहाँ पर पूरा हुआ है, अब देखने वाली बात होगी आंकड़े किस तरीके के आंकड़े सामने आते हैं। 40 लाख में कितने कार्मिकों ने जो है अपने मत का प्रयोग किया वो एक अलग मामला है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा विनोद सर यहाँ पर कि क्योंकि केजरीवाल ने जिस तरीके से जो है मुफ्त में जो चीजें दी है यहाँ पर, मैं उसको लेकर हमेशा जो है उनका बोलबाला रहा है, लेकिन अगर हम बीते सालों की बात करें और अब जिस तरीके से जो है उनकी जो खामियां, खुद स्वाति मालीवाला यहाँ पर कभी गंदे पानी को लेकर बता रही है, कभी वो यमुना का पानी लेकर जो उनके आवास तक पहुंच रही है, कभी उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस तरीके से विरोध जो है उनका यहाँ पर खुद उनके लोग कर रहे हैं, उसको लेकर आपको क्या लगता है कि इस बार के जो वोट यहाँ पर पड़े हैं यहाँ पर में, और कितना जो है ये उनको जो है डैमेज करने वाली चीजें स्थिति पैदा कर रही है यहाँ पर? सबसे पहले तो हम आम आदमी पार्टी 2015 में कैसे आई और 2020 में कैसे आई, उसके बारे में यदि अपन ध्यान से देखें तो हमेशा 25% वोट यहां पर कांग्रेस का 25% वोट तो था ही, वो 25% वोट फिक्स रहता है उनका, उसमें से सीधा लगभग 20% वोट आम आदमी पार्टी की तरफ गया। जब 38%, 38.5% वोट यदि बीजेपी को मिल रहा है तो यहां पर 34%, 33% वोट आम आदमी पार्टी को था, वहां पर सीधा 54% हो गया, यानी 20% कांग्रेस का वोट उसमें डाइवर्स हो गया। यही सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ा था। और कांग्रेस को दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ, दोनों बार काफी पूरे के पूरे कांग्रेसी वोट, पिछली बार फर्स्ट टाइम जो था उसमें 9% मिले थे, दूसरी बार 4.5% ही वोट मिले 2020 में। और अब मुझे लग रहा है जैसे जैसे उन्होंने ताकत लगाई है, जिस प्रकार कांग्रेस ने अपना संगठन बढ़ाया है और कुछ प्रसार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी किया है, यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि 22.5% वोट मिल रहे हैं यदि कांग्रेस को,
जो उसके 25% वोट से 2.5% और कम, लेकिन 22.5 तक या आ जाती है, तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता में आएगी और उसका जो परसेंटेज है वो फिक्स है, 38.5% के आसपास ही उसका वोट इस बार भी रहेगा। वैसे कांग्रेस की अगर स्थिति अगर हम बात करें तो कैसी लगती है आपको इस पूरे ओवरऑल जो है दिल्ली चुनाव उसको लेकर में? दिल्ली चुनाव में उन्होंने ज्यादा जो ध्यान दिया है वो मुस्लिम मतदाताओं पे दिया है, और मुस्लिम मतदाता जहां पे भी ज्यादा हैं, 40%, 35%, 50% भी हैं कई जगह पे, तो वो सीटें मुझे लग रहा है कि ये कांग्रेस की झोली में कुछ जाने वाली है इस बार, निश्चित रूप से उनका खाता खुलने वाला है। विनोद सर, यहाँ पर आप देखें कि जिस तरीके से जो है दिल्ली चुनाव को लेकर अब मुझे लगता है कि बहुत जल्द चीज़ें साफ हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा एग्जिट पोल तो यहाँ पर आ रहे हैं। एक अगर आंकड़े की अगर हम यहाँ पर हम बात करें, जिस तरीके से जो है पिछले 10 साल के अंदर में जो केजरीवाल की यहाँ पर जो छवि, लेकिन वो अब अंतिम दौर में जाकर जो उनकी एक ईमानदारी वाली जो छवि थी उस पर कहीं ना कहीं जो है एक दाग लगा है। आबकारी नीति के अंदर में वो जेल भी यहाँ पर गए हैं और बीजेपी ने इसको काफ़ी अच्छी तरीके से बुनाया। और सबसे बड़ी बात है कि न सिर्फ अरविंद केजरीवाल, उनके साथ के कई सारे जो मंत्री हैं वो भी जो है यहाँ पर जेल तक गए। और ये बड़ी बात होती है कि मुख्यमंत्री रहते हुए जो है एक कोई मुख्यमंत्री जो है जेल तक पहुंचे। उसके बाद में कुछ दिन तक जिस तरीके से आप देखें कि यहाँ पर अटकलें चल रही थी कि क्या मुख्यमंत्री वो खुद बनेंगे वापस, लेकिन उन्होंने बाहर आके कैसा दाव खेला और उन्होंने यहाँ पर आतिशी को जो है मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन क्या लगता है कि ये महिलाओं पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा, महिला वोटर्स पर? महिलाओं पे प्रभाव डालता था, लेकिन महिलाओं को उनसे ज्यादा, जैसे वो 2100 रुपया महीना दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी वाले 2500 दे रहे हैं, उसका भी प्रभाव महिलाओं का, जो उनके पास जितने वोट थे महिलाओं के, वो बिछड़ के दोनों कांग्रेस और बीजेपी की तरफ भी पलायन कर गए हैं। ये भी हमने देखा, कई जगह पे महिलाओं ने अब बीजेपी या मोदी के गारंटी पे विश्वास किया हुआ है, उसका भी असर गिर रहा है। यहाँ पे एक खास बात है कि मैं देख रहा हूं कि करावल सीट, जिसमें बीजेपी के एक नेता हैं कपिल मिश्रा जी, बीजेपी में ऐसे कोई नेता छवि वाले नहीं है जो मुख्यमंत्री पद तक जा सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कपिल मिश्रा भी एक मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं और वो वहां से जीत भी रहे हैं। विनोद सर, अब मैं चाहूंगा कि एक फाइनल आंकड़े की हम थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर पूरे 70 जो सीटें हैं यहाँ पर में, उसमें उस 70 सीटों के अंदर में बीजेपी को आप क्या यहाँ पर जो है आंकड़ा देने वाले हैं, और आप उसके अलावा आप पार्टी जो है आम आदमी पार्टी की, वो उसको आप कितना आंकड़ा देने वाले हैं? उसके अलावा कांग्रेस जो है यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले तो ये कि टक्कर आपको पहले तो किसमें लग रही है, तो थोड़ा ये बताएं। उसके अलावा आंकड़ों पर थोड़ा सा आप जो है प्रकाश डालें कि फाइनल आंकड़े क्या देना चाहेंगे आप? बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टक्कर है जी, लेकिन तीसरा कोण निश्चित रूप से कांग्रेस ने बनाया। अपने जो बिछड़े हुए वोट्स थे, 25% के आसपास जो वोट उनको मिलते थे हमेशा, उसमें से निश्चित रूप से उन्होंने सेंग लगाई है और लगभग 22.5% वोट कांग्रेस को मिलेंगे और 38.5% वोट यदि बीजेपी को मिलते हैं। और तब 22% यानी 4.5% पहले ये थे, जैसे ही 22.5% कांग्रेस को मिलेंगे तो यह मुझे लग रहा है केजरीवाल 34 के आसपास आ सकते हैं। और 34% जब वोट हो और 38.5% वोट जब बीजेपी के पास हो तो निश्चित रूप से दोनों का अंतर काफी रहेगा। मुझे लग रहा है कि 70 में से 38 सीटों पे बीजेपी जीतेगी और आम आदमी पार्टी 27 सीटों पे, और 5 सीटें मुझे लग रहा है, बहुत ही कंपटीशन है, लेकिन 5 सीटों तक कांग्रेस जा सकती है ज्यादा ज्यादा। जो आंकड़े रहेंगे। जी बिल्कुल विनोद सर, बिल्कुल आपने जो आंकड़े हमेशा दिए हैं वो काफी सटीक बैठे हैं, आसपास बैठे हैं। अगर आपने जो आंकड़े दिए कि बीजेपी यहाँ पर 38 पर है, आम आदमी पार्टी 27 पर है और कांग्रेस 5 पर है, अगर जो है इसमें अगर कुछ अगर छोटा मोटा अगर उलटफेर आपको लगता है कि किन चीजों से हो सकता है, क्या कोई ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से सीटों पर ऊपर नीचे चीजें हो सकती है, तो वो एक आंकड़ा भी मैं आपसे चाहूंगा कि क्या 38 से वो 36-35 पर भी आ सकता है, या अगर 27 है तो क्या वो बढ़ सकता है, या कांग्रेस जो है यहाँ पर कुछ घटत बढ़त कर नजर आ रही है? जी, यहाँ मुझे लगता है कि कांग्रेस और वोट यदि जितने भी वोट खाएगी जी, काटती है वोट, उतना ही नुकसान होता है आम आदमी पार्टी को। मुझे ऐसा लग रहा है कभी कभी 38 सीटें तो हम मिनिमम, कभी भी किसी भी एग्जिट पोल में हम मिनिमम बताते हैं, जिससे कि ऊपर तो कितना भी जा सकता है। हो सकता है आज हमारे 2-3 दिन पहले के सर्वे हैं और ये 2 दिन में काफी परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि झुग्गी झोपड़ियों में कभी कभी पैसे बांटने में भी काफी, यदि इकोनॉमिक्स से भी, आर्थिक स्थिति से भी वो लोगों को फायदा मिल जाता है तो वो उनके 5-6 हजार वोट
पलट जाते हैं, उसका फायदा भी मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि 38 सीट बीजेपी को मिनिमम है कम से कम, लेकिन यह आंकड़ा 42-44 तक भी जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। वैसे यहाँ पर एक बयान और भी आया, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, क्योंकि आपने झुग्गी झोपड़ियों की यहाँ पे बात करी, तो केजरीवाल का ही बयान भी यहाँ पर आया था कि उन्होंने जो है झुग्गी झोपड़ियों के अंदर में कोई स्पाई कैम और यहाँ पर सीसीटीवी ऐसे लगाए थे, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी वहाँ पर जाकर जो है वोट खरीदती है, उसको भी कहीं ना कहीं उजागर करने वाले हैं। इसको लेकर भी कुछ कहेंगे आप? ऐसे कई जगह पे जो जी। नीचे के स्थान पे जहाँ की झोपड़पट्टी या एकदम निम्न स्लम स्तर एरिया के है, लोग बिल्कुल, रह रहे जी। हैं, स्लम एरिया में, वहां पर कुछ जगह पे इस प्रकार के प्रयोग किए गए, लेकिन उसका कोई लाभ मुझे नहीं लगता है कोई इसका लाभ मिला हो या कोई इस प्रकार की कोई चीजें दिखी हो। चलिए ठीक है, एक फाइनल आंकड़ा मैं आपसे फिर से एक बार जानना चाहूंगा कि बीजेपी को कितना दे रहे हैं आप? बीजेपी को 38 और आम आदमी पार्टी 27, और 27, कांग्रेस कांग्रेस को 5 सीटें 5, ये लास्ट आंकड़ा है। दूसरे अन्य कोई पार्टी कोई सीट नहीं जीत रही है। यानी यहाँ पर जो है जिस तरीके से एग्जिट पोल की अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है यहाँ पर मतदान हो चुका है और मतदान को लेकर अब लोगों का जो उत्साह था वो काफ़ी देखा गया, और उसके बाद में अब 8 फरवरी का यहाँ पर इंतजार है। वैसे कुछ ही घंटे यहाँ पर बाकी, उसके बाद में चीज़ें साफ हो जाएगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक तरीके से जो एग्जिट पोल है, मेरे साथ में विनोद जी जोशी यहाँ पर साथ में शामिल रहे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ अफेयर 24 और प्रबंधन रिसर्च ग्रुप का, कि जिस तरीके से पिछली बार भी आपने यहाँ पर आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, और आंकड़े जो है हर बार जो है बिल्कुल जो है जीत या हार के जो आपने आंकड़े दिए वो बिल्कुल सटीक या आसपास यहाँ पर रहे। फिलहाल यहाँ पर 38 जो है यहाँ पर विनोद सर ने दिए प्रबंधन रिसर्च ग्रुप की ओर से, जिस तरीके से आप यहाँ के फाउंडर हैं रिसर्च के, और 27 पर आप जो है आम आदमी पार्टी को यहाँ पर आंकड़ा दे रहे हैं। उसके अलावा 5 जो अंक हैं वो यहाँ पर इन्होंने जो है कांग्रेस को दिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि 8 फरवरी को ये जो आंकड़े हैं जिस तरीके से प्रबंधन रिसर्च ग्रुप ने दिए हैं वो कितने यहाँ पर सटीक बैठते हैं। उसके अलावा क्या वाकई में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के 10 साल के अंदर जो उनके साथ जो चीज़ें साथ में चली है, उसके अलावा बीजेपी ने यहाँ पर जो अपनी बढ़त यहाँ पर बढ़ाई है, जिस तरीके से महाकुंभ के अंदर जो यहाँ पर इतनी डुबकियाँ लगी है, करोड़ों लोग यहाँ पर पहुँचे और आस्था का इतना एक बड़ा सैलाब यहाँ पर आया। उसके अलावा जो बजट था, उस बजट को लेकर कार्मिकों ने कितना फायदा यहाँ पर जो है बीजेपी पार्टी को दिया है, वो स्थितियाँ साफ हो जाएगी। धन्यवाद।